तो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स। ठीक, एटम्स एंड न्यूक्लियस। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एटम्स की डिस्कवरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटम्स की डिस्कवरीज, किस तरह ग्रेजुअली एटम्स की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरीके से चीजों का पता चला। काफी सारी थ्योरीज थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी थ्योरी। कुछ में फिर लिमिटेशन निकली, फिर आगे और रिसर्च हुई, फिर लिमिटेशन निकली, फिर रिसर्च हुई, तो फाइनली जाकर हमें एक परफेक्ट थ्योरी एटम्स की मिली कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइनली जाके मिली। तो ग्रेजुअली हुआ काम, ये एक बार में नहीं कि एट ए टाइम के पर्टिकुलर ईयर में रिसर्च हुई और सारी चीजें पता चली। एक साइंटिस्ट ने कुछ कुछ एक थोड़ा बहुत पता किया, फिर आगे चल के कोई दूसरा साइंटिस्ट हुआ, उस पर पिछले वाले साइंटिस्ट पर रिसर्च की गई, उसने देखा कि क्या चीजें हैं जो ट्रू नहीं है, जो उसमें इक्वेशन में नहीं बैठ रही हैं, या जो भी थ्योरी दी है वो सही नहीं निकल रही है। उसके रिसर्च के हिसाब से आगे चल के और इंस्ट्रूमेंट बने, फिर और जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसने फिर देखा कि यार इसके 4 पॉइंट में 3 पॉइंट तो सही है, या एक पॉइंट ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। तो उसने फिर और आगे चल के इस तरीके से होता गया। तो पहले हमें देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो पहले जो दिया है एटम की थ्योरी, सबसे पहले काफी हद तक के मतलब क्लोज था वो इसकी थ्योरी थॉमसन की। ये हम लोगों ने बचपन में यानी क्लास 8-9 से पढ़ते भी आ रहे हैं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की थ्योरी क्या थी। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1898 में। According to the first this model, the positive charge of atom is uniformly distributed throughout the volume of atom। इसने ये बताया, क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ फैले हुए हैं, जबकि ऐसा था नहीं, ऐसा नहीं था। अभी हम जो देखते हैं वो नहीं है ना, ऐसा चारों तरफ कहां फैले हुए हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में रहता है, एटम के चारों तरफ थोड़ी ना फैले हुए हैं। लेकिन थॉमसन ने ये बताया कि throughout the volume of atom and negative charge electron are embedded in its center like a seed। मतलब ऐसे बताया गया कि जैसे कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। ये पूरा एक एटम बताया गया कि चारों तरफ है ना, ऐसे पूरे उसमें पॉजिटिव हैं चार्जेस, पूरे उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, कुछ इस तरीके से। बीच बीच में से नहीं, एक अगर आप वाटरमेलन काटो तो कैसे बीच बीच में उनके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको बताया कि वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेरे डॉट है ना वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, ऐसा थॉमसन ने बताया, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं था। तो दिस मॉडल वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन आर बैलेंस्ड बाय देयर अट्रैक्शन with positive charge matter। ठीक है, thus the atom or as a whole stable and neutral। तो ये बताया है कि इसके जो निगेटिव चार्ज है वो कौन बैलेंस कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है। तो इस तरीके से इन होल ये सारी चीजें क्या है, बैलेंस है। ठीक है, ऐसा थॉमसन ने बताया, जबकि सच नहीं है। ठीक है ना। तो फेलियर हुआ, फेलियर हुआ ना। क्यों फेलियर हुआ? जब आगे और एक्सपेरिमेंट हुए, अब देखो फेलियर किस, कौन सी थ्योरी ने या कौन से लॉजिक ने थॉमसन के मॉडल को फेल किया? कौन से लॉजिक ने? देखो, थॉमसन मॉडल वाज फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रपोज्ड बाय रुदरफोर्ड एंड लेटर परफॉर्म बाय जीगर एंड अर्नेस्ट मॉसडेल। ठीक है, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब, रुदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था पता है आप लोगों को? अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो हुआ क्या था बताइए? अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने पर, हाँ, जब स्ट्राइक कराया तो काफी सारे जो ये थे इलेक्ट्रॉन्स की जो लाइंस थी, स्ट्राइकिंग लाइंस, वो क्या हो गए? कुछ तो बाहर ही निकल गए,
कुछ थोड़े डेविएट में, और कुछ जो बिल्कुल सेंटर पे थे वो क्या आ गए, वापस आ गए। ये किसने किया? रुदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यार बीच में कुछ है क्या, क्योंकि बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो रहा है, वापस आया जा रहा था। कुछ तो डेविएट हो रहा है, कुछ तो बिल्कुल ही सीधा निकले जा रहा था, कुछ कुछ ऐसा हो रहा था। तो यहां से थॉमसन की जो थ्योरी थी वो थोड़ी फेल होती हुई दिखाई दी, कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। नेक्स्ट, अपने पास रख लो। द काइनेटिक एनर्जी and the electrostatic potential energy, that is u of electron in hydrogen, is hydrogen atom are so अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? रुदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया। कैसे? एट द सजेशन ऑफ रुदरफोर्ड इन 1911, यानी आफ्टर 13 years, गीजर एंड मॉर्डन परफॉर्म अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दे डायरेक्टेड ए बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, इतनी एनर्जी दी, कितनी? 5.5 मेगा वोल्ट अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम ए एक रेडिएशन कराया। किसका रेडिएशन कराया? अल्फा पार्टिकल के साथ में जब रेडिएशन कराया तो क्या एमिट हुआ? कौन से दो पार्टिकल एमिट हुए? अल्फा एंड बीटा 20, इसका जो कॉम्बिनेशन 8324। ठीक है, रेडिएशन सोर्स एट थिन मेटल फॉइल मेड ऑफ द गोल्ड। गोल्ड के क्या लिए? थिन मेटल, बिल्कुल फॉइल होता है पतला पेपर जैसा, वो लिया और वहां पर स्ट्राइक कराया। So the beam was allowed to fall on a thin foil of gold of thickness is this much, इतनी पतली शीट ली और बीम को क्या कराया? स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल emitted by radioactivity source were collimated into narrow beam by passing through a lead bricks। इसका आप है ना क्या करना, यूट्यूब में एक 3D एनिमेशन होगा, वो जरा निकालो, जरा यूट्यूब में जाओ, उसी मेरे मोबाइल में, ये नहीं, हाँ इसे मोबाइल यूट्यूब में जाओ, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट निकालो, ला। पॉज पॉज। इस वीडियो में हम समझेंगे रदरफोर्ड अल्फा। ठीक है, तो ये रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया है बताओ? अल्फा पार्टिकल को अभी देखना स्ट्राइक कराएंगे। देखो जे थॉमसन की थ्योरी थी, जे थॉमसन थ्योरी क्या थी? चारों तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज, बीच बीच में क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये जे थॉमसन की थ्योरी थी और रदरफोर्ड ने जे थॉमसन थ्योरी को फेल्ड कर दिया। कैसे फेल्ड किया? अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो अभी देखो इसके बाद एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आएगा, उसमें आपको पता है। देखो इस तरीके से यहाँ पे एक रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, एक बीम मारी अल्फा की, किस पर? एक गॉइल्ड फॉइल पर। चारों तरफ से उसको क्या कर दिया? पैक कर दिया लेड से। कौन से मेटल से? लेड से पास कर दिया कि बाहर न जाने पाए। अब फिर देखो ये इस तरीके से बीम जब स्ट्राइक की तो कुछ तो बाहर बाहर चले जा रहे थे और कुछ क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे, और जो बिल्कुल सेंटर में था वो वापस आ रहे थे। आवाज बढ़ा दो। यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक थिन गोल्ड फॉइल को रखा गया है जिसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर है।
भाई कहा इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। गोल्ड फॉयल और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में एक ग्लास स्लिप को रखा गया है, जिसकी मदद से अल्फा रे को स्ट्रेट और नैरो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब अल्फा रे को लेड ब्लॉक से प्रोजेक्ट किया जाता है, तब अल्फा रे स्लिट से पास होते हुए गोल्ड फॉयल पे फॉल करती है। अल्फा रे में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो गोल्ड फॉयल से स्कैटर होते हैं और डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो गए। Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second observation, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. Third observation, लगभग हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा के 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकाला, जो कि कुछ इस तरह है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के ही गोल्ड फॉयल से पास हो गए, जिससे ये पता चलता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि बहुत छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ दिखाओ। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने इसे एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया और साथ ही इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया, जो कि कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे एटम का कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। इतना ही कराया था स्कूल में। न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो टर्न किया ही नहीं। थैंक्स फॉर चलो पूरा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देख लिया। एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला था कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। काफी सारे अल्फा पार्टिकल कहाँ निकल गए? सीधे निकल गए, और बीच में जो सेंटर वाली लाइन थी वो वापस आ गई, यानी बीच में कुछ है, ये चीज पता चला। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये एक्सपेरिमेंट का इसका एक बेस है, एक कैलकुलेशन है कि किस तरीके से हमने कहाँ पे क्या चीजें रखी, क्या डिस्टेंस का इम्पैक्ट आया, किस हिसाब से डेविएशन हुआ। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर, it is defining the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus with within the particle is far away
फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये है इसका पैरामीटर। देखो जेड, जेड इज व्हाट इज जेड, एटॉमिक नंबर। ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले लिया, ठीक है। cot थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। के इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल कि किस एंगल में स्कैटर्ड हुआ है, जेड द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां से क्या इसका एक इंपैक्ट डाला गया, तो यह किस इंपैक्ट से स्ट्राइक कराया जा रहा है, ये इसका फॉर्मूला, इस इंपैक्ट से स्ट्राइक कराया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच कहां तक के मतलब जो जैसे कि यहां पर देखो ये है तुम्हारा क्या न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से टकराने से पहले क्या हुआ जा रहा है, वापस आया जा रहा है, रिपल्सन मिल रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन बैठा हुआ है। न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन बैठा हुआ है। तो ये बता रहे क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कहां तक जा गया हो वो जो पार्टिकल अल्फा जो वापस आया, जो रिटर्न टकरा के रिटर्न आ गया, टकराया था ही नहीं, रिपल्सन मिल गया उसे, रिपल्सन फोर्स मिल गया, रिपल्सिव फोर्स मिल गया। तो कितना क्लोज गया, ऐसा एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल स्टॉप फॉर ए मूवमेंट एंड it began to reactance its path, retrace its path। से अच्छा अपनी लैंग्वेज में समझा दें जैसे हमने समझाया है, ठीक है। तो यहाँ तो एक्चुअली वो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत पड़ रहा है तो रीडेबल नहीं हो पा रहा है उस लाइट की वजह से। खैर, अब ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका हिंदी मतलब समझ लो कि इसमें ये क्लोजेज अप्रोच है। क्या क्लोजेज अप्रोच है, जो मल्टीपल लाइंस अल्फा पार्टिकल की गई थी, कुछ तो सीधी निकल गई थी, कुछ थोड़ी डेविएट हुई थी, और जो रिटर्न आ रही थी, वापस आ रही थी, तो कहां से वापस आ रही थी, कितना क्लोज पहुंच गई थी, कितना क्लोज पहुंच गई थी, किसके, न्यूक्लियस के, जो कि प्रोटॉन भी था अंदर, और इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, एक रिपल्सिव फोर्स मिल गया। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बारे में, दैट इज व्हाट आर नॉट इज इक्वल टू 2z e² by 4 pi epsilon naught k। k स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, ओके। z इज योर एटॉमिक नंबर। तो अगर हमें क्लोजर डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस निकालना है, ये जो क्लोजर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। So at the distance of closest approach, whole kinetic energy of the alpha particle is converted into potential energy। भाई यहां से फुल स्पीड में गया इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो काफी थी, और फिर धीरे 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 स्पीड तो एक बार में आगे कम नहीं, क्योंकि रिपल्सन तो ये दे ही रहा था चारों तरफ, रिपल्सन तो दे ही रहा था, तो धीरे धीरे स्पीड कम होके बाद में वापस, तो स्पीड जो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम हुई वो किसमें स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। इस अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, और ये वापस रिटर्न आ गया, ठीक है ना। तो K इज इक्वल टू U, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिकम पोटेंशियल एनर्जी एट वेयर, एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहां से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैसे निकाली, सी एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ एच एटम हैज बोथ Ke and electrostatic potential energy। The electrostatic force of attraction, that is Fe, between the revolving electrostatic force of electron, the nucleus provided the inexquisite anticipated force, that is Fc, to keep in orbit। ये बताया गया है इसमें कि भाई वो जो तुम्हारा थॉमसन की थ्योरी थी वो तो अब हट गई, अब इसने क्या बताया कि हाँ बीच में क्या है, कुछ है, दैट इज व्हाट, प्रोटॉन न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने बता दिया। लेकिन एक इसकी लिमिटेशन है, एक इसने छोटी सी मतलब क्लियरिटी नहीं दी थी एटम के बारे में, रिवॉल्विंग के बारे में। इसने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में
रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी धीरे धीरे अपनी लूज कर, धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करता है, रिवॉल्व के साथ ही में ये तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ये तो मालूम पड़ गया था कि यार यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है और प्रोटॉन सेंटर में है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इसमें ये एक इसका लिमिटेशन था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, ये अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो धीरे 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 करके इसको टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही लिमिटेशन है रदरफोर्ड का। उसके बाद बोर मॉडल आया, उसके बाद कौन सा है, बोर। तो थॉमसन से रदरफोर्ड, थॉमसन ने तो बॉटम लाइन वाला बताया था, रदरफोर्ड ने बता दिया हाँ ठीक है भाई, बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन अपनी एनर्जी क्या करता जा रहा है, लूज करता जा रहा है। तो ये इसको कौन मेंटेन रख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। मतलब जो इन दोनों बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है, ये जो घूम रहा है, तो इसे कौन मेंटेन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अच्छा जो सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बताया, तो उसका रेडियस कैसे निकलेगा, दैट इज टी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां पर आप क्या दोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, q1 into q2 दैट इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इनटू e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये यहां पे लिखा हो, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv स्क्वायर बाय r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां से आप क्या करते हो, r को ऊपर लेके बाकी सबको इधर लेके, या जो भी चीजें रिड्यूस हो रही है वो रिड्यूस करके r को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वी कैन फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिट रेडियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी रेडियस उतना छोटा। लेकिन ये सच है क्या, ये सच तो नहीं है ना, ये सच तो नहीं है। रेडियस कम होता है कम होता है कम होता है, बाद में टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। पेज नंबर 6 में आओ। आया इतना समझ में, थॉमसन से रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड से हम लोग आगे जाएंगे। चलो काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन एटम की, इट इज U is equal to minus E square by 4 pi epsilon naught. Why negative sign? Indicate what negative sign indicate that the electrostatic force is in minus R direction. ठीक है ना, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ E, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज, अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो K प्लस U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को प्लस करके फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज E, फाइनली आंसर क्या है, माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है ना, दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइड द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। भाई नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, क्या बाउंड है, बंधा हुआ, इसीलिए वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है। इफ एनर्जी वर्क पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रॉन वर्क पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रॉन विद नॉट फॉलो द क्लोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, अगर पॉजिटिव होती इसकी एनर्जी तो वो ऑर्बिट के बंध ही नहीं रहती। ऑर्बिट से बंधा होने का मतलब क्या हो रहा है, कि एनर्जी तुम्हारी किसमें, मतलब वेक्टर साइन क्या है, नेगेटिव साइन। ठीक है, आई बात समझ। ये सब रदरफोर्ड के फॉर्मूलेज हैं उनकी थ्योरीज के हिसाब से। आगे ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन सी द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व्हाट लिमिटेशन वी कैन फाइंड आउट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये पूरा डाउटफुल रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया है, इलेक्ट्रॉन शुड emit energy in the form of electromagnetic wave during its orbital motion। भाई इलेक्ट्रॉन से क्या निकलता है, अगर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। ठीक, therefore radius of orbit of electron will decrease gradually and ultimately it will fall in the nucleus। भाई उसने क्या बताया था फॉर्मूले में कि वेलोसिटी और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना, अब यहां पे बता रहे हैं कि अगर वो एनर्जी लूज कर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है इलेक्ट्रॉन से,
अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो एनर्जी लूज करेगी तो वो ऑर्बिट में फॉल करता जाएगा, फॉल करता जाएगा, तो एक बार आके न्यूक्लियस में आके चला जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है। सो अबाउट, तो फिर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो एग्जिस्ट कहां करेगा? एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियस में आके टकरा जाएगा। सो अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम क्या बताया? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक लाइन। हमने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में अभी आगे है। रदरफोर्ड ने जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है इलेक्ट्रॉन, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो यहां से इसकी जो रदरफोर्ड की थ्योरी है वो फेल फेल का मतलब ये है कि हाँ, ये कह सकते का भाई इसमें कम से कम रदरफोर्ड से ये तो मालूम पड़ गया न्यूक्लियस बीच में है, ये तो पता चला है ना। थॉमसन से तो कुछ और ही थ्योरी थी, लेकिन हाँ इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, जो कि आगे चल के जब बोर मॉडल आया, अब करो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां से इन्होंने बताया एग्जैक्टली किस तरह स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट क्या है? तो दिस मॉडल ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट। प्लेनेटरी मॉडल में जिस तरह प्लेनेट्स सन के आगे रिवॉल्व करते हैं, तो कुछ ऐसी बताई थी कि सन लाइक इट्स न्यूक्लियस और बाकी प्लेनेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बताया। तो क्या था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट? एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंटर्ड कोर called nucleus around which planetary electron revolve. The centripetal force required for this rotation is provided by the electrostatic attraction. तो जो गोल गोल ये घूम रहा है, ये किसकी वजह से घूम रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। ठीक है, पेज नंबर 9 में जाओ। तो अब देखो, और सेकंड क्या बताया? क्वांटम कंडीशन क्या है इसकी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग? तो क्वांटम कंडीशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट आर अलाउड बाय क्लासिकल थ्योरी। द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिटल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल पे ऑर्बिट जो है वो क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ये बताया एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू mvr एन h इज द प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। ये रिलेशन बताया एंगुलर मोमेंटम। भाई कोई चीज अगर सर्कुलर घूम रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी तो होगा, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा, सीधी बात है। बाद में देखो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में क्या बताया? व्हाइल रिवॉल्विंग इन द permissible orbit, an electron revolving in the permissible orbit, the electron does not radiate energy and their non-radiating orbit are called stationary orbit. तो ये ऑर्बिट है वो स्टेशनरी है, मतलब अगर एक ऑर्बिट ये है तो एक ऑर्बिट ये है तो एक ऑर्बिट ये, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये बताया स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। और क्या बताया बोर मॉडल ने? फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बताई? An atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to lower one. तो फ्रीक्वेंसी तभी एनर्जी वो तभी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमने पर नहीं रेडिएट करेगा। कब रेडिएट कर सकता है? जब वो हायर से लोअर में जंप करे, मतलब कि इसने एनर्जी अपनी लूज की है, जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मिल जाएगी, तो वापस वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी उठी हुई है ना। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, दैट इज इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, आर द एनर्जीज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of respectively where ni is the greater than nf। देखो अच्छा क्या लिखा है नोट्स पे समझ में नहीं आ रहा उतना, बट यहां से सॉरी समझो। अगर इनिशियल ऑर्बिट ज्यादा है फाइनल ऑर्बिट से, तब क्या होगा? जैसे 5 से 2 में आया
तो क्या होगा, एनर्जी अपनी लूज करेगा, ये बताया। और अगर उल्टा है, एन आई छोटा है एन एफ से, तब क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इसमें लिखी हुई है कि वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, तब ये कंडीशन होगी। इनिशियल वाला यानी क्या है, ग्रेटर है ऑर्बिट, फाइनल वाली स्मॉल, मतलब ऊपर से नीचे आया है, ऑर्बिट हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया है, ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या हमें पता चलता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, भाई ऑर्बिट तो अलग अलग है, रेडियस सबके अलग अलग हुए, सबके रेडियस क्या हुए, अलग अलग हुए। सो इन एच एटम एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज पॉजिटिव in a circular orbit of radius r such that necessary centripetal force is provided by the electrostatic force, ठीक है ना, कि जो वो घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, कौन उसे घुमा रहा है, इलेक्ट्रॉन को कौन घुमा रहा है, तो कौन घुमाएगा बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज विच इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये यहां से आपको ये इक्वेशन मिलेगी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mv square by r, v for velocity by r is equal to 1/4 pi epsilon naught q into cube, that is e into e by r square। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एक आर से एक आर यहां रिड्यूस हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा। यहां से आपको अगर आर निकालना है तो आर इधर रखो, एम वी स्क्वायर नीचे करो, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है, ओके। और एक और चीज पता चली हमें, अगर हम एंगुलर उसकी बात करें मोमेंटम की, क्वांटिटाइजेशन कंडीशन क्या है, दैट इज एन एच बाई 2 पाई, एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो एन वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यहां से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्या वेलोसिटी आ जाएगी, एम और आर को नीचे लिया, व्हाट इज एम, एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एम आर नीचे आ जाएगी, यहां से क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। और इसको कंपेयर करो, ठीक है, 1 2 3, यहां से v की इक्वेशन हमें ये मिली है वेलोसिटी की, तो यहां पर v स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, v स्क्वायर की जगह सभी को स्क्वायर करना पड़ा, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का स्क्वायर, तो m एंड v का स्क्वायर में इसका स्क्वायर पूरा, ये ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आर की एक और इक्वेशन मिल गई हमें, एक और फॉर्मूला मिल गया। बाकी सबको आर को इधर ले लो, बाकी सबको इधर रेसिप्रोकल कर दो, जो चीज रिड्यूस हो रही रिड्यूस कर देना। 4 पाई 2 है, यहां पर एक 4 पाई, नॉट 4 पाई, पाई से एक पाई कटेगा, ठीक है ना। एम से आर से एक आर कट जाएगा, या जो भी चीजें रिड्यूस हो रही देख लेना, वो चीजें रिड्यूस होकर ये आपको मिल जाएगा। व्हाट इज एन हियर, ऑलवेज रिमेंबर इट इज इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, डेसिमल में नहीं हो सकता। तो यहां से हमें रेडियस मालूम पड़ गया, ठीक है। आगे जाओ, अब क्या करना मालूम है, एक मिनट नीचे आओ जरा, पीछे जाओ। यहां से देखो कुछ कांस्टेंट वैल्यू तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं भाई, पाई आर हमें निकालना है, आर कैसे निकाल सकते हैं, पाई क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है मालूम है, ई पता है हमें, चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट मालूम है हमें, ठीक है ना। तो और क्या चीजें मालूम है, इधर से देख लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है,
ये तो सारी वैल्यूज हमें मालूम ही है ना, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज के जब रखोगे, भाई एन मत लिखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो आर का फॉर्मूला, आर को तुम डायरेक्ट यानी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे सारी कांस्टेंट वैल्यू, तो आर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन स्क्वायर इन टू, यानी इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो ये आ जाएगा 0.529 एस्ट्रॉन, दैट इज इंटू 10⁻⁻10। समझिए, इन सब की कांस्टेंट वैल्यू जब रख दोगे तो ये वाला आप रेडियस के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एन को छोड़ के बाकी सब तो कांस्टेंट थे, बाकी सबकी तो वैल्यू हमें पता ही था। तो ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एटम H, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम रेडियस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, ये है बोर पोस्टुलेट। क्या बताया है इसमें, वही डेरिवेशन कि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, जो सेंट्रीपिटल गोल गोल घूम रहा है, कौन घुमा रहा है उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने फॉर्मूला डाला यहाँ पे डेरिवेशन की, जो भी बताया मैंने, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम से एक इक्वेशन ली, और एक यहां से इक्वेशन ली, और एक एंगुलर मोमेंटम से ली, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यूज को डालनी थी यहाँ पर, ठीक है ना। और वेलोसिटी की यहाँ पे एक इक्वेशन ली, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू को पूरा इक्वेशन छाप दी, प्लैंक कांस्टेंट भी हमें मिल गया, ठीक है। तो अब पूरी ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर, तो फाइनल हमारा जो इससे पहले जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है एनर्जी की, N3 में इतनी एनर्जी है, ऑर्बिट 3 में, ऑर्बिट 1 में ये है, यानी कि यहां से यहां पे जंप किया, उसको कितनी एनर्जी लगी, 3 से 1 आने में कितनी एनर्जी लगी। क्या सीखा है हमने डुअल नेचर में, कि जो टोटल एनर्जी, जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एक न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वही तो है। देखो, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना, ई आई माइनस ई एफ। भाई यहां पर कितनी एनर्जी थी, यहां कितनी लूज की, यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 30 बची, यानी 70 एनर्जी लग गई इसको जंप करने में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वही है अभी जो डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था, v की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारी कांस्टेंट वैल्यू डालो, r इज इक्वल टू में सारी कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे 0.053, ये देखो नैनोमीटर में दिया है, तो इसमें घबराने वाली बात क्या है, वो नैनोमीटर में दिया हुआ है, उसको एस्ट्रॉन्ग में, अब एस्ट्रॉन्ग में चाहो एस्ट्रॉन्ग में ले लो, एक जीरो का फर्क है, एक जीरो घटा बढ़ा लो, ठीक है ना, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, इधर आप यहाँ पे कम करोगे तो -10 करोगे तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, -9 तो -10 घटाया तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर एच एटम फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1, वाई z इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। तो फॉर्मूला क्या, r इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई z इनटू दिस, ये रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो z में आप क्या डालोगे, 1 डालोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और बाकी वैल्यू तुम्हें कांस्टेंट पता, n में 1 का स्क्वायर डालोगे, क्योंकि h 1 ऑर्बिट की बात हो रही है, n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है और कितना रेडियस है h एटम का, ये रेडियस है, आपने वैल्यूज निकाल लिए, डाल आगे बात समझ। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताया कि टोटल अगर एनर्जी देखेंगे तो वो ke प्लस p में रहेगी। व्हाट इज ke, हाफ mv स्क्वायर, एंड व्हाट इज p, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में जो एनर्जी है, k q1 q2 बाई r, नॉट r स्क्वायर, बाई r, फॉर्मूला में सीखा ही हुआ है। इसको कांस्टेंट वैल्यू डालोगे तो इसकी एनर्जी आ जाएगी, z और n मत डालना, z मतलब एटॉमिक नंबर जिसके लिए देख रहे हो आप, n मतलब ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू दैट इज ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ये फॉर्मूले सारे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन
अब हाइड्रोजन के कई स्पेसिस हैं, है ना, कई हैं, दैट इज He प्लस, Li प्लस, Be प्लस प्लस प्लस। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, तो सच एटम्स हैव वन इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम, बट द चेंज ऑफ देयर न्यूक्लियस दैट इज एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है, वेयर z इज देयर एटॉमिक नंबर, सो दैट इन दिस केस radius of nth orbit such atom become this n square h square epsilon naught by pi z me square, हमने वैल्यूज को डाला तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बाई z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, इन सब में ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर सिर्फ चेंज होगा, है ना, एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा सिर्फ, बाकी आप फॉर्मूला लगा के ऑर्बिट लगा के आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पीड के बारे में बताया था, ये स्पीड निकली थी ना, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2πr, यही स्पीड निकली थी ना। So using value of r here we get NH 2π, और r की जगह पूरी r की हमने वैल्यू रख दी, ठीक है, और v इज इक्वल टू ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, e स्क्वायर बाई 2 NH एप्सिलॉन नॉट, और v के लिए हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फाइनली निकले क्या, जब कांस्टेंट वैल्यू जब डालोगे, मैं एप्सिलॉन नॉट पे पता है, h तुम्हें मालूम है, e तुम्हें मालूम है, तो फाइनली क्या निकलेगा, वेलोसिटी 1/137 into c by n. What is c? Here is the speed of the light. So where alpha, that is e square by 2hc epsilon naught is equal to 1/137, ठीक है ना, यहां पर v की वैल्यू वाली डाल दी है इस v की जगह। कॉल्ड फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट, नीचे करो, सो यूजिंग, ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, so using Bohr atomic model, write the expression for the radius of nth orbit, the revolving electron in a hydrogen atom, ठीक है, ये शायद क्वेश्चन है, कोई पूरा नहीं है, चलो अच्छा, अभी एनर्जी ऑफ, नेक्स्ट पेज लेकर आओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। सो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ H एटम हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से एनर्जी, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है, अंदर जा तो नहीं रहा, यानी कि अंदर पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कुछ है, और वो सर्कुलर घूम रहा है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी है। So 1/2 half mv स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इट, यानी v की जगह हम v की जब वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज revolving around the nucleus of charge that is positive in an orbital of radius r is, रेडियस तो हम देख ही चुके पहले ही कि रेडियस कितना, तो एनर्जी कितनी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ, U इज इक्वल टू Q इंटू क्यू, दैट इज E स्क्वायर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E इंटू ही लिया है, 4π एप्सिलॉन नॉट r, साइन हम माइनस लगा देंगे, क्यों साइन माइनस लगा देते हैं बोलो, क्योंकि वो बाउंड है, उस ऑर्बिट में बंधा हुआ है, ऑर्बिट में बंधा हुआ है, बाउंड, जब बाउंड होगा ना, कोई एनर्जी बाउंड कर दी जाएगी तो साइन हमें नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। फिर और हम इसको किस तरह कर सकते हैं, अगर r की वैल्यू डाल दें, r की वैल्यू ऊपर निकाली थी,
कि यहाँ पर आर की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू हम डाल के बाद में ये वाला रेसिप्रोकल करो, जो जो चीजें रिड्यूस हो रही हैं वो रिड्यूस करेंगे, तो फाइनली एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एम ई की पावर 4, है ना, ये ई स्क्वायर है ना, ये वापस रेसिप्रोकल ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर करेगा, तो ई की पावर 4 हो जाएगी, 4 और क्या क्या चेंज हो रहा है देखो, वैल्यू को पूरा ये करो पलटो, क्या क्या चीजें, पाई से पाई कट जाएगा, ओके, और क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें जब तुम कांस्टेंट वैल्यू रखोगे, जब कांस्टेंट वैल्यू रखोगे तो 1.13 माइनस 13.6 EV बाई एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आ जाएगा पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसको अगर तुम्हें जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10 माइनस 19 मल्टीप्लाई करके जूल में बदल सकते, आई बात समझ में, ठीक है, सिंप्लीफाई ये कर लेना तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये फाइनल आपका एनर्जी का आंसर है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू तो रखोगे 8 आप सिंप्लीफाई करो ना, नहीं वो गलत लिखा होगा, क्यों नेगेटिव साइन लगाया गया, सो नेगेटिव साइन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म ए बाउंड सिस्टम, बाउंडेशन बाउंड है, बना हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन, सो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये हमें पता चला बोर मॉडल से। और क्या पता चला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इनटू ऑर्बिट वेरियस इनवर्सली नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर से इनवर्सली नेगेटिवली इनवर्सली रिलेशन, इनवर्स रिलेशन कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना बढ़ेगा एनर्जी उसकी उतनी ही कम होगी, और जितने वो नीचे आएगा एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये देखो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये देखो N4 में, N3 में, N8 में, N2 में, N1, तो N1 में कितनी एनर्जी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फिर 2 में, 3 में, 4 में, तो माइनस 13 से बढ़ाना माइनस 3 हुआ क्योंकि ऑर्बिट बढ़ गया, जितना ऊपर है ऑर्बिट में उतनी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, देखो है थोड़ा थोड़ा कम डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे देखो 1 से 2 में इतना डिफरेंस, 10 का डिफरेंस आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन लगभग 10 का डिफरेंस आ गया, माइनस 13 से माइनस 3 में चला गया पहले ही ऑर्बिट, लेकिन दूसरी और 2 से 3 में जाएगा, या ऐसे कह लो 3 से 2 में आएगा, तो कितना कम होगा, सिर्फ 2 का ही, लगभग 2 का फर्क आ रहा है, लेकिन 2 से 1 में आने में 10 का फर्क आ रहा है, इतना ज्यादा फर्क है, तो ये डिपेंड करता है, हर एक एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, ठीक है, ऊपर जाओ, हो गया नेक्स्ट, ठीक है, तो आज हम लोग ने इतना टॉपिक करने के लिए बोर मॉडल अच्छी तरीके से समझ लिए हम लोगों ने, और सारे फॉर्मूलेस को भी देख लिया, ठीक है, इसमें से रेडियस का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला और ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेक्ट्रम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये बाकी है।